कहानी की शुरुआत होती है एक होटल रूम में। रॉय और लूकस नाम के दो दोस्त एक लड़के एल्टॉन को किसी जगह पर ले जा रहे थे। होटल के कमरे में टीवी चल रहा है। न्यूज रिपोर्टर ने अनाउंस किया कि एल्टॉन नाम के एक लड़के को दो आदमी लेकर भाग रहे हैं और पुलिस को शक है कि उनके पास बंदूकें भी हो सकती हैं। रॉय और लूकस तुरंत समझ गए कि सिचुएशन खतरनाक हो रही है। दोनों जल्दी से होटल छोड़कर वहां से निकल गए और अपना सफर आगे बढ़ाया। होटल रिसेप्शनिस्ट ने टीवी पर देखकर उन्हें पहचान लिया और पुलिस को फोन करके बताया कि मुजरिम टेक्सास की तरफ गए हैं। रास्ते में ड्राइव करते वक्त रॉय और लूकस ने रेडियो पर भी अपने बारे में न्यूज सुनी। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए दोनों ने तुरंत रूट चेंज कर लिया। रात हो गई तो लूकस ने कार की हेडलाइट्स बंद कर दी और नाइट विजन गॉगल्स पहन लिए। एल्डन भी गॉगल्स लगाकर कॉमिक बुक पढ़ रहा था। लूकस ने उसे कहा कि फ्लैशलाइट बंद कर दे ताकि किसी को उनकी गाड़ी ना दिखे। कुछ घंटों तक वो लोग बिना किसी को पता चले कई छोटे शहरों को क्रॉस कर गए। काफी देर बाद रॉय बोला कि थोड़ा रुकते हैं। लूकस ने हेडलाइट्स वापस से ऑन की। आगे रोड पर एक गाड़ी रोड के बीचों बीच खड़ी थी। लूकस ने बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी बचाई, लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक और गाड़ी आकर टकरा गई। एक्सीडेंट में एक जवान ड्राइवर घायल हो गया। लूकस तुरंत गाड़ी से उतरकर उसकी मदद करने गया। तभी एक पुलिस की कार वहां पर आ गई। पुलिस वाले ने रॉय और लूकस को तुरंत पहचान लिया। अब ऑफिसर ने जल्दी से स्टेशन में कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इतने में लूकस ने तुरंत बंदूक निकालकर ऑफिसर को पीछे हटने को कहा। उसके साथ थॉमस ने भी अपनी शॉटगन ऑफिसर पर तान दी। पुलिस वाले ने भी अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन लूकस ने पहले शूट कर दिया। वो पुलिस वाला गिर पड़ा, लेकिन खुशकिस्मती की बात ये थी कि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई है, इसीलिए उसकी जान बच गई। वहीं रॉय और लूकस फिर से भाग निकले। इसी बीच टेक्सास में पास्टर कैल्विन नाम के एक आदमी ने अपने दो लोगों को एल्टॉन को ढूंढने के लिए भेजा। इसके बाद पास्टर अपने कुछ फॉलोअर्स के सामने गया और वहाँ कुछ नंबर बोलने शुरू कर दिए, जैसे कोई सीक्रेट कोडेड मैसेज हो। कुछ ही देर में FBI की टीम एजेंट मिलर के साथ वहाँ पहुंची और पास्टर को हिरासत में ले लिया। उसके फॉलोअर्स को एक लोकल हाई स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। हाई स्कूल पहुंचने के बाद एजेंट मिलर ने पॉल नाम के एक एक्सपर्ट को पूछताछ करने के लिए बुलाया ताकि वो पास्टर से बातें निकलवा सके। कमरे में आते ही पॉल ने पास्टर से पूछा कि उन बोले गए नंबरों का क्या मतलब था। पॉल ने हिसाब लगाया कि इन नंबरों के अंदर गवर्नमेंट के कुछ सीक्रेट कोड्स की जानकारी हो सकती है। पास्टर ने कहा कि ये नंबर मेरे नहीं है, ये सब कुछ एक लड़के एल्टॉन से शुरू हुआ है। पास्टर ने बताया कि लड़के के पास अजीबोगरीब भूतिया शक्तियां हैं। वो कई भाषाएं बोल सकता है। रेडियो और सैटेलाइट से भेजे हुए मैसेजेस को वो बीच में ही सुन सकता है। पास्टर ने बताया कि जब से मेरी मुलाकात एल्टॉन से हुई, मैंने उसके ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने धर्म को बड़ा किया, अपने फॉलोअर्स बढ़ाए और उस लड़के का ख्याल मैंने अपने बच्चे की तरह रखा है। लेकिन कुछ दिन पहले रॉय टॉमलिन, जो कि लड़के का असली पिता है, उसे वहां से ले गया। पास्टर के लिए लड़के को वापस पाना बहुत जरूरी है ताकि उसका काम चलता रहे। दूसरी तरफ रॉय और लूकस एल्टॉन को अपने दोस्त एल्डन के घर ले गए। एल्डन ने उन्हें रात को रुकने दिया और घर के सारे खिड़की दरवाजों पर पर्दे लगा दिए। एल्डन को लाइट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसी वजह से वो हमेशा खास तरह के ग्लासेस पहनता है और कभी भी सीधी धूप को ढंग से नहीं देखता। आखिरकार एल्टॉन सो गया और उसके पिता ने भी आराम करने की कोशिश की। रात में जब सब सो रहे थे, तभी अचानक घर के अंदर भूकंप जैसी जोरदार वाइब्रेशन महसूस हुई। रॉय ने अपने बेटे की चीख सुनी और तुरंत उसके कमरे की तरफ भागा। रॉय का दोस्त एल्डन लड़के के सामने बैठा था और एल्टन की आंखों से निकल रही रोशनी सीधा उस पर पड़ रही थी। रॉय ने बिना देर किए एल्डन के सर पर जोर से मारा और फिर अपने बेटे को गले लगाया, जिसकी आंखों में दर्द हो रहा था। वहीं टेक्सास में डॉक्टर पॉल कल्ट के आदमियों से और डिटेल पूछ रहा था। उन्होंने बताया कि एल्टन की आंखों से एक खास तरह की शक्ति निकलती है। जब वो शक्ति किसी इंसान को छूती है तो उस इंसान को अजीब से विजन्स दिखाई देते हैं, जिन्हें समझा पाना बहुत मुश्किल है। एक औरत ने बताया कि मुझे कुछ साफ समझ नहीं आया कि मैंने क्या देखा, लेकिन उस लड़की के पास रहकर एक अजीब सा सुकून महसूस होता था। पॉल ने फिर से पूछा कि मार्च 6 को क्या होने वाला है, क्योंकि ये डेट पास्टर की स्पीचेस में बार बार आ रही थी। औरत ने बताया कि मार्च 6 को जजमेंट डे होगा और सिर्फ वो लोग सुरक्षित रहेंगे जो एल्टॉन के पास होंगे। पॉल को ये बात थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन फिर भी उसने सवाल पूछने जारी रखे। इंटरव्यू खत्म होने के बाद कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। इन लोगों में डोकी और लेवी भी थे,
जिन्हें पेस्टर ने ऑर्डर दिया था एल्टॉन को ढूंढने का। अगली सुबह एल्टॉन की तबीयत बेहतर हो गई। लूकस ने फैसला किया कि वो लोग एल्डन की वैन का इस्तेमाल करेंगे ताकि पुलिस को उन पर शक न हो। सबके तैयार होने के बाद रॉय ने एल्डन से बात की कि तुम्हें लड़के के सामने नहीं आना था, क्या देखा है तुमने, साफ साफ बताओ। एल्डन ने सिर्फ इतना कहा कि वो खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन रॉय ने इसके जवाब में कहा कि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। इसके साथ ही उसने अपनी बंदूक निकाल ली। कुछ घंटे बाद तीनों फिर से सफर को जारी रखते हैं। ड्राइव के दौरान एल्टन सुपरमैन की कॉमिक्स पढ़कर टाइम पास कर रहा था। रॉय को सुपर हीरोज की कहानियां कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन एल्टन अब सुपरमैन का काफी बड़ा फैन बन चुका था। उसे कहानी बड़ी अच्छी लगी कि सुपरमैन दूसरे प्लेनेट से आया था और सूरज की वजह से बहुत ताकतवर बन गया। कॉमिक पढ़ते पढ़ते एल्टन अचानक से एक अनजान भाषा बोलने लगा। रॉय समझ गया कि शायद वो रेडियो सिग्नल्स को पकड़ रहा है। लूकस ने तुरंत रेडियो स्टेशन चेंज कर दिया और वही मैसेज सुनाई दिया जो एल्टन बोल रहा था। इससे लूकस और ज्यादा हैरान हो गया लड़के की ताकतों को देखकर। सफर जारी रहा जब तक वो लोग एक गैस स्टेशन पर पेट्रोल भरवाने नहीं रुके। यहाँ से कहानी एक अजीब सी डायरेक्शन में बढ़ने लगी। गैस स्टेशन पर रुकने के बाद रॉय ने एक पब्लिक फोन का इस्तेमाल किया और अपनी पहली पत्नी सारा को फोन किया। उसने उससे मदद मांगी क्योंकि हालात अब बहुत ज्यादा रिस्की हो गए थे। इसी बीच एल्टॉन चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखने लगा। तब एक औरत उसके पास आई और पूछा कि बेटा तुम अकेले तो नहीं हो। रॉय ने जैसे ही देखा कि एल्टॉन गाड़ी से बाहर खड़ा है, वो तुरंत भागते हुए उसके पास पहुंचा। उसने औरत से कहा कि मेरा बेटा है, अभी गाड़ी से निकल गया होगा। अब रॉय ने एल्टॉन को थोड़ा डांटा कि बिना बताए गाड़ी से क्यों निकले तुम। एल्टॉन ने धीरे से सॉरी कहा, लेकिन इसके कुछ ही पल बाद आसमान में अजीब सी हलचल दिखाई देने लगी। ऊपर से किसी चीज का जलता हुआ मलबा गिरना शुरू हो गया। हालात खतरनाक हो गए। रॉय ने तुरंत लूकस से कहा कि जल्दी से निकलना होगा हमें। तीनों बिना देर किए वहां से वैन लेकर सीधा सारा के घर की तरफ निकल गए। ऐसा लग रहा था कि ये जो भी हुआ वो एल्टॉन ने अपनी ताकत से किया है, लेकिन एल्टॉन अभी भी अपनी शक्तियों को ढंग से कंट्रोल करना नहीं जानता। इसका असर उसके शरीर पर भी पड़ता है, क्योंकि जल्द ही उसकी नाक और कान से खून निकलना शुरू हो गया। रॉय बहुत टेंशन में आ गया और पूरी कोशिश की अपने बेटे की मदद करने की। खैर कुछ देर बाद तीनों सारा के घर पहुंचे। सारा अपने बेटे को इतने समय बाद देखकर बहुत खुश हुई। जब बचपन में एल्टॉन की ताकत बढ़ने लगी तो सारा डर कर वहाँ से चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कैसे बच्चे को जन्म दिया है। उस फैसले का गिल्ट उसके अंदर आज तक है। अब उसने फैसला किया कि वो रॉय और लूकस की मदद करेगी और एल्टॉन का ध्यान रखेगी। जब एल्टॉन कमरे में सो गया तो सारा को उसकी हालत थोड़ी अजीब लगी। उसने रॉय से पूछा कि वो लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। रॉय ने बताया कि कुछ दिन पहले एल्टॉन ने उसे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिखाए थे, एक एग्जैक्ट जगह के। उस जगह पर उन्हें 6 मार्च को पहुंचना जरूरी है। रॉय को ये नहीं पता कि वहाँ क्या होने वाला है, लेकिन वो इतना जरूर जानता है कि सच वहीं जाकर पता चलेगा। प्रॉब्लम ये थी कि 6 मार्च आने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। रॉय ने फैसला किया कि आज रात को वो सारा के घर पे ही रुकेंगे, फिर कल निकलेंगे आगे के रास्ते पर। लेकिन रॉय और लूकस नहीं जानते कि डोआक और लेवी अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। दोनों के पास हथियार थे और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे लड़के को ढूंढने के लिए। सबसे पहले वो सारा की माँ के घर पर गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसे पता होगा एल्टॉन कहाँ गया है। वहाँ से जब उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली तो वो एल्डन के घर पहुँचे। एल्डन को रॉय ने ऐन मौके पर छोड़ दिया था। गुंडों के प्रेशर में एल्डन ने बता दिया कि रॉय उसकी वैन में लेकर गया है लड़के को। डोआक और लेवी तुरंत उनका पीछा करते हुए निकल गए। दूसरी तरफ एजेंट मिलर और डॉक्टर पॉल भी उस गैस स्टेशन पर पहुंचे, जो अब बहुत बुरी हालत में था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बहुत जरूरी बात सामने आई। पता चला कि जो मलबा आसमान से गिरा है वो एक अमेरिकन सैटेलाइट के टुकड़े थे। इस सैटेलाइट का इस्तेमाल वो लड़के की लोकेशन का पता लगाने के लिए कर रहे थे। इससे ये भी साफ हो गया कि एल्टॉन की ताकत नॉर्मल नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा ही ताकतवर और खतरनाक है। अब तो गवर्नमेंट इस केस को और भी ज्यादा सीरियस लेने लगी। एजेंट मिलर ने फैसला किया कि डॉक्टर पॉल को केस का स्पेशलिस्ट बनाया जाए, ताकि वो लड़के को ट्रैक करने का तरीका ढूंढ सके। अब पॉल ने बताया कि जब लड़के ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था तो वहाँ पर कोई रेडिएशन तो नहीं मिली, लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर जरूर बढ़ गया था, मतलब कि वो इंफ्रारेड कैमरास में दिख जाएगा। इसके बाद पॉल ने एक प्लान बनाया। उसने कहा कि एक ड्रोन का इंतजाम किया जाए। अगली बार एल्टॉन जब अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा तब वो हीट मैप की मदद से उसे पकड़ सकते हैं। इससे उसकी लोकेशन का पता लगाना आसान हो जाएगा। उधर सारा के घर पर एल्टॉन अभी कमरे में सो रहा था। सारा ने बाहर आकर देखा और लूकस अगली ट्रिप
ट्रिप के लिए एक और गाड़ी तैयार कर रहा था। गाड़ी तैयार होने के बाद तीनों ने रात होने का इंतजार किया और फिर चुपचाप रोड पर निकल पड़े एल्टॉन को उसकी मंजिल तक ले जाने के लिए। ड्राइव के दौरान सारा ने एल्टॉन से पूछा कि क्या गैस स्टेशन पर जो सैटेलाइट गिरी थी वो तुमने गिराई थी? एल्टॉन ने सीधा जवाब दिया कि हाँ। उसने बताया कि सरकार सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रही थी हमें ढूंढने के लिए। ये सुनकर सारा, रॉय और लूकस तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो गए। लेकिन कुछ ही देर बाद कार के अंदर एल्टॉन अचानक से कमजोर महसूस करने लगा। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। रॉय ने तुरंत लूकस को गाड़ी साइड में रोकने को कहा। सारा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन एल्टॉन अपने हाथ से एक अजीब सा इशारा करने लगा, जैसे हवा में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों से अचानक एक बहुत तीखी रोशनी निकली, जिसके बाद रॉय, लूकस और सारा कुछ सेकंडों के लिए अंधे हो गए। एल्टॉन गाड़ी से बाहर निकल गया। अभी भी उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सारा तुरंत उसके पास जाकर उसकी मदद करने लगी। लूकस ने कहा कि इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन रॉय ने मना कर दिया क्योंकि हॉस्पिटल ले गए तो पुलिस वाले उसे तुरंत पकड़ लेंगे। इस पर रॉय और लूकस आपस में बहसने लगे। तभी एल्टॉन ने बीच में बोलते हुए कहा कि अभी यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, वो लोग आ रहे हैं। सारा ने पूछा कि कौन आ रहा है बेटा? एल्टॉन ने आसमान की तरफ इशारा किया। बादलों के बीच से थोड़ी रोशनी दिख रही थी। बिना वक्त बर्बाद किए एंटोन ने प्लान बताया। उसने लूकस और सारा से कहा कि आप लोग कहीं दूर जाके छुप जाओ। रॉय ने उसे अपनी गोद में उठाया और पास के जंगलों की तरफ चल पड़ा। वहीं लूकस और सारा ने पास में एक होटल ढूंढा जहां वो सुरक्षित रात गुजार सकें। जल्द ही रॉय और एल्टॉन एक गुफा तक पहुंच गए। उन्होंने वहीं पर रात को रुकने का फैसला किया। गुफा के अंदर एल्टॉन ने रॉय से कहा कि सुबह तक इंतजार करना जरूरी है। फिर उसने एक अलग सी बात कही। पहली बार उसने कहा कि मैं सूरज को देखना चाहता हूँ। रॉय ने तुरंत मना किया क्योंकि उसे लगता था कि सूरज की रोशनी एल्टॉन के लिए जानलेवा हो सकती है, लेकिन एल्टॉन ने जिद की कि ये करना जरूरी है। उन्होंने रात वहीं पर काटी, लेकिन जैसे ही सूरज निकलना शुरू हुआ एल्टॉन ने रॉय से कहा कि मुझे बाहर ले चलो। रॉय थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी अपने बेटे को बाहर ले गया। जैसे ही सूरज की रोशनी एल्टॉन पर पड़ी, उसका शरीर चमकने लगा। पहले तो उसकी आंखों में तीखा दर्द होना शुरू हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद बिल्कुल सुपरमैन की कॉमिक्स की तरह सूरज की रोशनी ने उसे कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर बना दिया। उसके शरीर में इकट्ठा हुई ताकत अचानक से बाहर आने लगी और एक बहुत ताकतवर फोर्स फील्ड पूरे एरिया के आसपास फैल गई। उधर होटल में लूकस और सारा खिड़कियां और दरवाजे बंद करके इंतजार कर रहे हैं। दोनों टेंशन में ये उम्मीद कर रहे थे कि रॉय और एल्टॉन सुरक्षित वापस आ जाएं। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक हुआ। जब दरवाजा खुला तो सामने वही दोनों खड़े थे। अब एल्टॉन बिल्कुल सही लग रहा था। एल्टॉन ने शांति से समझाया कि सूरज की रोशनी की वजह से उसकी ताकत वापस आ गई है और अब उसे आखिरकार समझ आ गया है कि वो कौन है। फिर उसने एक और हैरान कर देने वाला सच बताया। उसने बताया कि हमारे यूनिवर्स के पैरेलल एक और दुनिया एग्जिस्ट करती है, एक और डायमेंशन जहां पर लाइट से बने हुए जीव रहते हैं। रॉय ने भी बताया कि जब एल्टॉन ने अपनी ताकत बाहर निकालकर फोर्स फील्ड बनाई तब उसने खुद उन जीवों को देखा था। उसके हिसाब से वो फोर्स फील्ड एक पोर्टल खोल सकती है जो कि दूसरी दुनिया तक जाने का रास्ता होगा, लेकिन एल्टॉन उस दुनिया में तभी जा पाएगा जब वो सही कोऑर्डिनेट्स पर ये दरवाजा खोले। इसीलिए 6 तारीख को अब वहां पहुंचना और ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर लूकस ने कहा कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन सारा के मन में टेंशन बढ़ने लगी। वो परेशान हो रही थी कि वो अपने बेटे से दोबारा दूर हो जाएगी। फिर भी रुकने का वक्त नहीं था। तीनों तुरंत वापस से रोड पर निकलने को तैयार हो गए। जैसे ही वो होटल से निकलने लगे अचानक लूकस पर किसी ने शॉटगन से हमला किया। ये डोकी और लेवी थे। दोनों ने सीधे तौर पर कहा कि लड़के को हमारे हवाले कर दो। रॉय ने अपनी बंदूक निकालकर तुरंत डोकी को गोली मार दी, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। लीवाई ने भी पीछे से आकर अपने दोस्त की मदद की। दोनों ने मिलकर रॉय और लूकस को जमीन पर गिरा दिया और उनके हाथ बांध दिए। इसके बाद लेवी होटल रूम के अंदर घुस गया। अंदर सारा अपने बेटे को लेकर बाथरूम में छुपने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से एल्टॉन की आंखें चमकने लगी, लेकिन लेवी ने जल्दी से एक कपड़ा उसके चेहरे पर डाल दिया और सारा को बाथरूम की पाइप से बांध दिया। फिर लेवी और डोकी एल्टॉन को लेकर वहां से निकल गए। सारा ने पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद कर लिया। बाहर आकर उसने रॉय के हाथ खोलने में मदद की। तब पता चला कि लूकस असल में बच गया था, क्योंकि उसने कपड़ों के नीचे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी। अब तीनों तुरंत गाड़ी में बैठकर गुंडों का पीछा करने निकल पड़े। रॉय फुल स्पीड में रोड पर ड्राइव कर रहा था, लेकिन कुछ दूर जाकर उन्हें एक मिलिट्री रोड ब्लॉक मिला।
सिपाहियों ने उसे लाइन में लगने का ऑर्डर दिया। किसी को शक ना हो इसलिए रॉय चुपचाप बाकी गाड़ियों के साथ बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। थोड़ी आगे जाकर उन्हें वही पिकअप ट्रक मिला जिसमें डोकी और लेवी एल्टॉन को लेकर गए थे, लेकिन ट्रक बिल्कुल खाली था। खिड़कियों पर खून के दाग दिख रहे थे और एल्टॉन का कोई नामो निशान नहीं था। ये देखकर रॉय और सारा दोनों बहुत डर गए। उन्हें लगा कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। फिर भी वो मिलिट्री रोड ब्लॉक को क्रॉस करके आगे बढ़ते रहे। रात होने पर सारा ने रॉय के घाव साफ किए और उसकी देखभाल करने लगी। लूकस को यकीन था कि अथॉरिटीज ने एल्टॉन को पकड़ लिया है। उसने कहा कि हमें ये पता लगाना होगा एल्टॉन को कहाँ रखा गया है, लेकिन रॉय हारा हुआ महसूस कर रहा था। वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा था कि अपने बेटे की रक्षा नहीं कर पाया। खैर जल्द ही पता चलता है कि एल्टॉन को FBI ने पकड़ लिया था और उसे इस वक्त एक सीक्रेट लैब में रखा गया था। वहाँ एक स्पेशल टीम उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी। एल्टॉन को एक कमरे में बैठाया गया था जहाँ एक कंप्यूटर सारे सिग्नल्स मॉनिटर कर रहा था। इंटेरोगेशन के बीच जल्द ही पॉल भी उस कमरे में आया। अब एल्टॉन ने सीधे तौर पर कहा कि मुझे किसी और से बात नहीं करनी, मेरी बस पॉल से बात कराओ। ये सुनकर पॉल हैरान हो गया कि ये लड़का मुझे कैसे जानता है। टीम ने फैसला किया कि दोनों को एक कमरे में अकेले छोड़ दिया जाएगा ताकि लड़का कंफर्टेबल होके बातें बता पाए। जैसे ही सब लोग कमरे से बाहर निकले, एल्टॉन चुपचाप अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगा। उसने सिक्योरिटी कैमरास हैक कर लिए। कैमरास ने बस यही दिखाया कि एल्टॉन कमरे में आराम से बैठा हुआ है, जबकि वो तो खड़ा था। कमरे के अंदर भी एल्टॉन ने उस दरवाजे का लॉक एक्टिवेट कर दिया ताकि पॉल के अलावा कोई और अंदर ना आ पाए। फिर उसने पॉल से कहा कि थोड़ा पास आओ। पॉल इस लड़के को देखकर थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो उसके ऊपर हमला न कर दे। फिर भी वो धीरे धीरे एल्टॉन की तरफ बढ़ा। पास आकर पॉल ने एक सीधा सवाल पूछा, क्या तुम किसी तरह का हथियार हो या फिर कोई रक्षक जो दुनिया को बचाने आया है? एल्टॉन ने शांति से जवाब दिया कि ना मैं हथियार हूँ ना ही कोई रक्षक। वो असल में दूसरी दुनिया से आया एक लड़का था और उसे जल्द से जल्द वापस अपनी दुनिया पहुँचना जरूरी है। अपनी बात प्रूव करने के लिए एल्टॉन ने फिर से अपनी आंखों से लाइट निकालनी शुरू कर दी। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। इस पल में पॉल को वो विजन दिखी और उसे साफ हो गया कि एल्टॉन सच बता रहा है। दूसरी तरफ रॉय हताश होकर सड़क पर घूम रहा था। वो कंफ्यूज है कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। तभी उसके पास वाले पब्लिक फोन पर एक कॉल आई। रॉय ने कॉल उठाई। दूसरी साइड से पॉल बोल रहा था। पॉल ने बताया कि एल्टॉन उसके साथ सुरक्षित है और वो उसे उसके माँ बाप के पास वापस लाने वाला है। पॉल ने ये भी बताया कि उसने एल्टॉन का मैसेज डिकोड कर लिया है। उसने एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लिया था जहाँ पे एल्टॉन को कल तक पहुँचना है। उधर पार्किंग लॉट में एल्टॉन ने गाड़ी को नोटिस किया। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसने दरवाजे खोल दिए और गाड़ी भी स्टार्ट कर दी। ये सब देखकर पॉल एकदम शॉक हो गया। इसी बीच एजेंट मिलर और बाकी FBI टीम बेस के अंदर एल्टॉन को ढूंढ रही थी। एल्टॉन ने पहले ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूरे बेस की बिजली काट दी थी। जैसे ही जनरेटर को दोबारा चालू किया गया, सिपाही तुरंत एल्टॉन और पॉल के पीछे भेज दिए गए। अथॉरिटीज को शक हुआ कि शायद पॉल को भी एल्टॉन ने अपने काबू में ले लिया है। अगली सुबह 6 मार्च का वो दिन आ गया। रॉय, लूकस और सारा लोकेशन पर पहुंचे। वहां उन्हें एल्टॉन मिला और उसके साथ ही पॉल भी था। पॉल ने तुरंत वार्निंग दी कि आर्मी को ऑलरेडी पता लग चुका है कि वो लोग कहां जा रहे हैं। कुछ ही घंटों में ये पूरा एरिया मिलिट्री रोड ब्लॉक से बंद हो जाएगा। लेकिन एल्टॉन ने पूरे भरोसे से कहा कि हम लोग पार कर जाएंगे, चिंता मत करो। अब ग्रुप ने फैसला किया कि जो भी करना पड़े लड़के को वहां पहुंचाना है। अब पॉल ने कहा कि वो भी उनके साथ आगे जाना चाहता है ताकि एल्टॉन को वहां तक पहुंचने में मदद कर सके, लेकिन रॉय ने मना कर दिया। उसने पॉल का शुक्रिया अदा किया लेकिन कहा कि आगे खतरे में क्यों पड़ रहे हो। जैसे ही ग्रुप वहां से निकलने लगा, पॉल ने नोटिस किया कि लूकस एक पुलिस वाला है। उसकी जेब में हथकड़ियां देखकर पॉल के दिमाग में एक आइडिया आया। वो लूकस से बोला कि हथकड़ियां मुझे दे दो ताकि मैं नाटक कर सकूं कि लड़के ने मुझे अपने वश में करके अरेस्ट कर लिया था। इससे उसके ऊपर कोई शक नहीं करेगा। लूकस उसकी मदद करने को तैयार हो गया। उसने हथकड़ियां पॉल को दे दी। पॉल ने अपने हाथ पीछे बांध लिए और वहीं रुककर आर्मी का इंतजार करने लगा। इसके बाद रॉय, सारा, लूकस और एल्टॉन अपनी फाइनल लोकेशन की तरफ निकल पड़े। लेकिन इससे पहले वो आखिरी बार एक फील्ड में रुके जो एक पुराने हाईवे के पास थी। वहाँ रॉय ने प्रोटेक्शन के लिए एल्टॉन और सारा को प्रोटेक्टिव वेस्ट पहना दी। परिवार बिछड़ने वाला था तो वो सभी इमोशनल हो गए। तीनों एक दूसरे के गले लगे मानो आखिरी बार अलविदा कह रहे हूँ। थोड़ी देर बाद रॉय लूकस के पास गया और उससे कहा कि उसने ऑलरेडी बहुत मदद कर दी, अब वो चाहे तो यहीं से वापस जा सकता है। लेकिन लूकस ने मना कर दिया। उसने साफ कहा कि मैं आखिरी वक्त तक साथ रहूंगा।
अब चारों लोग फिर से रोड पर निकल पड़े। ड्राइव करते वक्त एल्टॉन ने कहा कि जिस जगह मुझे पहुंचना है अब वो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जैसा कि पॉल ने आगाह किया था, आगे एक मिलिट्री रोड ब्लॉक है। हथियारबंद फौजी रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक करके खड़े हैं। फिर भी रॉय नहीं रुका। इस पर एल्टॉन ने बताया कि मैंने आर्मी हेडक्वार्टर से आई हुई कमांड सुन ली थी। ऑर्डर्स के हिसाब से सोल्जर्स तब तक फायर नहीं करेंगे जब तक सस्पेक्ट पहले हमला ना करें। ये सुनकर रॉय और लूकस ने तुरंत अपनी बंदूकें नीचे कर ली। फिर रॉय फुल स्पीड में गाड़ी को रोड ब्लॉक की तरफ भगाने लगा। सोल्जर्स कंफ्यूज हो गए। ऑर्डर्स की वजह से वो फायर नहीं कर पाए। उन्हें साइड में हटना पड़ा और गाड़ी सीधा रोड ब्लॉक को क्रॉस कर गई। ग्रुप ने रोड ब्लॉक को तो पार कर लिया था, लेकिन रोड पर मौजूद तार ने गाड़ी के टायर पंचर कर दिए। अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती। फिर भी एल्टॉन ने शांति से कहा कि लोकेशन अब बहुत पास है। वो तुरंत अपनी माँ सारा का हाथ पकड़कर फील्ड की तरफ दौड़ने लगा। उधर रॉय और लूकस जानबूझकर रोड पर ही आगे बढ़ते रहे ताकि फौजियों का ध्यान उनकी तरफ रहे। उनकी इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से एल्टॉन और सारा काफी आगे तक चले गए। दोनों दौड़ते दौड़ते आखिरकार उस एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच गए। अब एल्टॉन अकेला ही उस जगह की तरफ बढ़ा जहां उसे पहुंचना है। जैसे ही वो सूरज की रोशनी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया, उसके शरीर से वही पावरफुल एनर्जी फील्ड निकलनी शुरू हो गई। धीरे धीरे वो एनर्जी पूरे एरिया में फैलने लगी। उधर रॉय और लूकस रोड पर फौजियों से बचने की कोशिश कर रहे थे। मिलिट्री उनके बिल्कुल पीछे थी। भाग दौड़ के बीच अचानक दोनों ने देखा कि वो बड़ा सा एनर्जी फील्ड पूरे आसपास की जगह में फैल चुका है। एनर्जी फील्ड के अंदर एक और शॉकिंग चीज दिखाई दी। हर तरफ बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिख रहे थे, जैसे कोई छुपी हुई दुनिया अचानक सामने आ रही हो। ये वही दुनिया थी जहां से एल्टॉन आया था। इसी एनर्जी के बीच एल्टॉन के सामने एक बहुत बड़ी सीढ़ी आ गई जो सीधा उसकी दुनिया की तरफ जाती थी। रॉय और लूकस दूर से ही ये सब देखकर हैरान रह गए, लेकिन उसी पल उनकी गाड़ी के आगे के टायर फट गए और कार रोड के बीच में फ्लिप हो गई। किस्मत से वो दोनों सही सलामत बच गए। फौजी भी उनके आसपास आ गए और ये सब देखकर हैरान थे। उधर एल्टॉन और सारा के सामने लाइट से बने हुए कुछ अजीब से क्रीचर्स आए। वो क्रीचर्स एल्टॉन को अपने पास बुला रहे थे। जाने से पहले एल्टॉन ने एक आखिरी बार अपनी माँ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो बोल रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। अब एनर्जी फील्ड धीरे धीरे गायब होता चला गया और एल्टॉन उन लाइट के जीवों के साथ उनकी दुनिया में चला गया। सारा रो पड़ी, लेकिन उसे अंदर से पता था कि उसका बेटा एक बेहतर जगह पर है। यहाँ तो उसे पकड़ के एक्सपेरिमेंट होते उसके ऊपर। उधर रॉय और लूकस को अथॉरिटीज कार से बाहर निकाल कर अपने साथ ले गई। फिर भी दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उन्होंने एल्टॉन को उसकी जगह तक पहुंचा दिया। बाद में लूकस को इंटेरोगेशन के लिए लाया गया। एक डिटेक्टिव ने उससे पूछा कि एल्टॉन और सारा कहाँ गए। लूकस ने सीधा कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना जानता हूँ कि एल्टॉन अब तुम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। डिटेक्टिव उसके जवाब से खुश नहीं था। अब पॉल को इंटेरोगेशन जारी रखने के लिए बुलाया गया। पॉल ने प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए क्वेश्चन पूछने शुरू किए, लेकिन पॉल और लूकस दोनों ही जानते थे कि एल्टॉन अब सुरक्षित है। दूसरी तरफ सारा अथॉरिटीज से बचकर भाग गई थी। वो एक होटल में रुकी हुई थी और इतने मुश्किल सफर के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। उसे खुशी थी कि आखिरी पल में वो अपने बेटे के साथ थी। रॉय और लूकस से पूरी पूछताछ करने के बाद भी जब कुछ खास पता नहीं चला, तो आखिरकार दोनों को छोड़ दिया गया। एक दिन रॉय ने बाहर आकर आसमान की तरफ देखा तो उसे चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, जिसने उसे उसके बेटे की याद दिला दी। सिर्फ एक सेकंड के लिए रॉय की आंखों से भी हल्की सी रोशनी निकली, बिल्कुल एल्टॉन की एनर्जी जैसी। इसका मतलब शायद ये है कि रॉय भी उसी अनजान दुनिया से जुड़ा हुआ है जहां अब एल्टॉन रहता है। और अब तो हो सकता है कि फ्यूचर में कभी बाप बेटा एक दूसरे से दोबारा मिले। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।